भारत में अर्शदीप सिंह के हवाले से जो ट्रोलिंग हो रही है वो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैटर है, और इसके साथ साथ इमरान खान पाकिस्तान की रेड लाइन क्रॉस कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के मुबस्सर कह रहे हैं। ये हैं वो बातें जो आज हम मेजर गौरव आर्या जी से करेंगे। स्वागत करते हैं मेजर गौरव आर्या जी का, बहुत बहुत धन्यवाद आप जुड़े। पहले हम बातचीत क्रिकेट से शुरू करते हैं। आप शायद क्रिकेट को उतना फॉलो पता नहीं करते भी हैं या नहीं करते, मैं तो बिल्कुल नहीं नहीं सर, करता। मैं नहीं देखता सर। ठीक है, मैं भी नहीं कर पाता। लेकिन पुराना बचपन का शौक है। लेकिन ये जो क्रिकेट के साथ फिफ्थ जनरेशन वॉर चल रही है, ये क्या है सर? सर ये बड़ी अजीबोगरीब बात है। और जिन लोगों ने आज तक गली मोहल्ले की क्रिकेट नहीं खेली वो इंडिया की टीम का जो प्लेयर है उसको ट्रोल कर रहे हैं। मुझे तो इसका लॉजिक समझ में नहीं आया। अर्शदीप जो है, ही इज फाउंड अ वे टू द इंडियन क्रिकेट टीम सर। बड़ी बात है 130 करोड़ लोगों में उस टॉप प्लेइंग 11 में आना, आउट ऑफ 130 करोड़। तो उनमें से ये बेस्ट 11 में से है। अगर कोई ये बोलेगा सर कि ये है ये और ये खालिस्तानी प्रोपेगेंडा, ये सब पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल्स इसमें शामिल थे जिन्होंने ये सब हरकतें करी है, घटिया हरकतें पहली चीज। लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। सचिन तेंदुलकर से लेकर कोहली से लेकर सारे बड़े बड़े जो खिलाड़ी हैं वो उसके साथ आ गए हैं। पूरा देश उसके साथ है। अब वो बच्चा ही है सर, अभी ही इज वेरी यंग। तो मैं ये नहीं चाहता कि उसका मोराल किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो। एंड थ्रू योर मीडियम सर, आपके लाखों लोग आपके दर्शक हैं, देखने वाले हैं, मैं उनके थ्रू ये कहना चाहता हूं कि अर्शदीप, हम आपके साथ हैं। और क्रिकेट में सबसे बड़ी चीज जो सिखाई जाती है सर, टेम्परामेंट, टेक्निक, टाइमिंग और टेम्परामेंट, द 3 T's ऑफ क्रिकेट सर, जो बचपन में हमारे कोच हमें बताते थे। मुझे ज्यादा इंटरेस्ट तो नहीं है देखने में, लेकिन खेलने में काफी इंटरेस्ट है सर। तो टेम्परामेंट में ऐसी चीजें होंगी जो लोग ऐसे कमेंट पास करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि अर्शदीप को इम्पैक्ट उसको ऐसा करना चाहिए। आजकल ये होता है ना सर कि क्योंकि सोशल मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, वही चीज रिपीट आपकी आंखों कानों के सामने होती रहती है, तो इंसान को थोड़ा सा तो धचका लगता ही है। लेकिन हैविंग सेड दैट, आई थिंक अर्शदीप का वो हो जाएगा सर। आई थिंक he'll रिकवर फ्रॉम इट, एंड जो अगला मैच है उसमें he'll गिव अ वेरी गुड परफॉर्मेंस। और ये सब चीजें कंडेमनेबल है सर कि किसी को बोलना ऐसे कि इसका ये है, इस वजह से इसने कैच छोड़ दिया। ये एक कैच की वजह से मैच नहीं खत्म होता। इट्स अ टीम स्पोर्ट सर, इट्स अ टीम स्पोर्ट। हमारे बैट्समैन भी अगर 20-25 रन ज्यादा बना लेते, है ना, सर 11 बंदे खेलते हैं। किसी को एक को बोलना कि तूने तूने एक मैच छोड़ दिया, कैच छोड़ दिया इसलिए मैच हार गया, दिस इज स्टुपिडिटी। क्रिकेट में ऐसा होता नहीं है, जबकि लगातार कोई ना छोड़ता आ रहा हो। एंड ही हैज परफॉर्म्ड क्रेडिबली इन द प्रीवियस मैच अगेंस्ट पाकिस्तान। वी मस्ट गिव हिम दैट ड्यू सर। एंड ये तो बड़ी अजीब सी, बड़ी बचकानी सी चीजें हैं सर, किसी को ट्रोल करना। एंड फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का लोग फायदा जरूर उठा रहे हैं सर इसका। इससे फायदा देखिए होने जाने वाला कुछ है नहीं। वो इंडिया टीम का खिलाड़ी है, अगले में परफॉर्म करेगा, अगले 4-5 मैच के लिए फिक्स है वो। तो इसका कोई फायदा होगा नहीं सर इन दी एंड। जी देखिए, हमेशा बात ये है कि क्रिकेट या हो या कोई भी स्पोर्ट हो, इसमें हमेशा हम बात करते हैं स्पोर्ट्समैनशिप की। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच जब भी क्रिकेट होती है, लगता है कि वो क्रिकेट कम है और जंग ज़्यादा है। तो ये एनवायरनमेंट क्या आपको लगता है इसी तरह चलता रहेगा? नहीं सर, ये बात क्रिकेट है जंग है नहीं, है ही जंग है। जो लोग कहते हैं कि क्रिकेट ये सिर्फ एक मैच है, वो एक मेच्योर बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इट डज नॉट मैटर। मैं आपको बताता हूँ कितने लोग हैं जो पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी ये कहते हैं कि भाई, इंडिया में कहते हैं यार तुम सबसे हार जाओ, पाकिस्तान से मत हारना। पाकिस्तान में कहते हैं तुम सबसे हार जाना, इंडिया से मत हारना। इसका क्या हम कहने का मतलब है कि जो भी ऐसा कहता है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, पर जो भी ऐसा कहता है, देयर इज अ स्पेशल हेट्रेड फॉर इंडिया और अ स्पेशल हेट्रेड फॉर पाकिस्तान। एक नफरत है एक दूसरे के लिए। और हम क्यों इसको डिनाई करते हैं कि ऐसी नफरत है? नफरत है तो है सर। ये ऐसा मतलब मैंने तो स्पोर्ट्स में कभी नहीं देखा कि इससे मत हारना, बाकी चाहे तुम वर्ल्ड कप से आउट हो जाओ। शेख रशीद ने भी बोला था, आपको याद होगा, कि बस हमारा तो फाइनल हो गया, हमने इंडिया को हरा दिया, हमारा फाइनल हो गया। मतलब दुनिया से हार जाओ, दुनिया से जलील हो जाओ, लेकिन इंडिया से मत हारना। इसकी माफी नहीं है, बाकी सबकी माफी है। एंड सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, भारत में भी ऐसे लोग हैं सर। तो मुझे ऐसा लगता है कि दे डोंट अंडरस्टैंड द ब्यूटी ऑफ स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स को समझते नहीं ऐसे लोग। उन्होंने इसको जंग बना रखा, और जंग है भी सर काफी हद तक है। जंग की तरह ही इसमें डील करा जाता है, जंग की तरह ही इसको एक एक इसको दे अंडरस्टैंड इट एज इफ इट्स अ वॉर, देन दे रिएक्ट टू इट एज इफ इट्स अ वॉर। और ये गलत है सर। मैं तो दे अननेसेसरी हाइप और मार्केटिंग वाले और इसको बढ़ावा देते हैं।
ऑल दिस, ये जो मार्केटिंग वाले हमारी तरफ भी और पाकिस्तान वाले तरफ भी जो टेली मार्केटिंग ब्रांड्स होती हैं सर, वो और इसको बड़ा चढ़ा के कि मतलब वो मिसाइल ही मार दी हो जैसे इंडिया ने या पाकिस्तान ने ना, दे टेंड टू ट्रीट इट लाइक दैट, सो होता है सर। जी, हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो क्रिकेटर कम पॉलिटिशियन, जो अब पॉलिटिशियन बड़े बन चुके हैं। इमरान खान पाकिस्तान के एक बार प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं और वो ये कह रहे हैं कि अगर आर्मी चीफ मेरी मर्ज़ी का ना आया तो आर्मी चीफ गद्दार होगा और वो नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी का पपेट होगा। तो आप पाकिस्तान पे गहरी नज़र रखे हुए हैं, पाकिस्तान की आर्मी और पॉलिटिशियन के रिलेशनशिप पे, तो ये स्टेटमेंट आपको कैसे दिखता है? सर मैं तो स्टेटमेंट समझ ही नहीं पाया। इमरान खान ने अपनी स्पीच में ये बोला कि ये लोग ऐसा चाहते हैं, एक आर्मी चीफ यानी कि जरदारी और ये जो शरीफ जो हैं, ऐसा आर्मी चीफ चाहते हैं जो इनके करतूतों पे पर्दा डाल दे, पहली चीज, क्योंकि इनको पता है कि अगर कोई मुहिबुल वतन, कोई पेट्रियोटिक आर्मी चीफ आ गया तो फिर इनकी खैर नहीं। मुझे इसमें दो बातें समझ में नहीं आती, यानी कि जो इमरान खान की पसंद का नहीं है वो मुहिबुल वतन है नहीं, वो पेट्रियोटिक है नहीं। तो जो इमरान खान की पसंद करें, जैसे जनरल बाजवा, इसका मतलब सीधा वो जनरल बाजवा को गद्दार बोल रहे हैं सर, क्योंकि जनरल बाजवा से खुश नहीं हो, उसके हिसाब से जनरल बाजवा मुहिबुल वतन नहीं है। वो मीर जाफर कह चुका है सर, न्यूट्रल्स करके चढ़ाता रहता है, 24 घंटे बोलता रहता है। तो ये सब चीजें देखिए सर, एक तो ये चीज है। दूसरी चीज मुझे एक बात ये समझ में नहीं आई कि ये भी दिखाता है पाकिस्तान को एज अ वीक स्टेट, दिखाता है कि अभी भी अपने आप को जो डेमोक्रेसी कहते हैं, हाइब्रिड डेमोक्रेसी भी कहते हैं। अब देखिए सर, फॉर्मर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर टेररिज्म का केस लगा हुआ है, ठीक है सर। यानी कि जो रूलिंग पार्टी है या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है वो समझती कि टेररिस्ट है ये, तभी तो उन्होंने फ्रेम कर रहा है टेररिज्म के चार्जेस। यानी कि पाकिस्तान, अब एक बात बताइए, पाकिस्तान फिर एफएटीएफ से कैसे निकलेगा? यानी कि 4 साल एक दहशतगर्द ने आपके ऊपर राज करा, तो दहशतगर्द की तो हुकूमत भी दहशतगर्द। You are saying, the state of Pakistan is saying that the previous prime minister was a terrorist. Therefore, they have filed terrorism charges against him. एक तो ये मसला है सर। दूसरी चीज ये है कि इमरान खान ने जो आपने बोला ना कि एक अजीब सी हवस है उसके अंदर, वो आर्मी, मैं कई बार पाकिस्तानी दोस्तों को भी बता चुका हूं कि पाकिस्तान ने अपने आप को एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट की तरह प्रोजेक्ट करा है। कोई भी डेमोक्रेट पाकिस्तान को नहीं बचा सकता सर। मैं बता रहा हूं, जुल्फिकार अली भुट्टो, नवाज शरीफ, इमरान खान, ये एक साथ आ जाएं सर, एक आदमी के अंदर इनकी रूह बस जाए, वो एक आदमी पाकिस्तान को नहीं बचा सकता, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने आप को स्ट्रक्चर ऐसे कर रखा है। जो पौधा सर खारे पानी में उगता है, मीठा पानी उसको मार देता है। पाकिस्तान एक ऐसा पौधा है जो खारे पानी में, नमकीन पानी में पैदा हुआ है सर। वो कंफ्लिक्ट में, ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ कंफ्लिक्ट। पाकिस्तान में ड्राइंग रूमों में बातें किस चीज की होती हैं सर? हमारे खिलाफ साजिश हो गई, हम उसको मार देंगे, हम उस काफिर की गर्दन, यहाँ पर तो बातें ऐसी होती हैं सर। तो ऐसे स्टेट में आर्मी हैज गॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इमरान खान जो भी बोले, इमरान खान कैन बी वेरी पॉपुलर, इमरान खान कैन नॉट कीप द कंट्री टुगेदर। वो फौज, वो पौधे को खारा पानी चाहिए, खारे पानी से मेरा मतलब है पाकिस्तानी फौज। इमरान खान क्या सोचता है? डेमोक्रेसी नहीं चलेगी पाकिस्तान में सर, इन मोस्ट ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज। देखिए पता है क्या है, ये थोड़ा सा, मैं इसको रिलीजन स्पेसिफिक नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ा सा आलम इस्लाम में एक प्रॉब्लम है, ये स्ट्रॉन्ग मैन की। पता नहीं हमने पहले डिस्कस करा कि नहीं करा, एक स्ट्रॉन्ग मैन की प्रॉब्लम है सर, ठीक है। मुस्तफा कमाल एक स्ट्रॉन्ग मैन है ना, अर्दोगान एक स्ट्रॉन्ग मैन है, सदाम हुसैन एक स्ट्रॉन्ग मैन था, राइट सर। आप गद्दाफी को ले लीजिए, वो एक स्ट्रॉन्ग, कर्नल गद्दाफी को ले लीजिए सर, लीबिया वाला, वो एक स्ट्रॉन्ग मैन था। वो बशर को ले लीजिए। तो ये जितने भी लोग हैं सर, ये जितने भी लोग हैं, ऑल ऑफ देम आर सपोज टू बी स्ट्रॉन्ग मैन। आप प्रिंस सलमान को ले लीजिए, ही इज अ स्ट्रॉन्ग मैन। तो कहीं भी आलम इस्लाम में हमने ये नहीं देखा है, या उम्मत में हमने ये नहीं देखा है कि वहां पे कोई बात करे प्रोसेसेस और प्रोसीजर्स की। हमने ऐसा नहीं देखा कि वहां पे कोई बात करे इंस्टीट्यूशंस की। एक बंदा आएगा, वो मसीहा होगा, वो सब कुछ ठीक कर देगा। एक कोई आएगा ऊपर से सब तैरता हुआ, अब इमरान खान आ गया तैरता हुआ सा, उड़ के ऊपर से नीचे जन्नत से, तो वो सब ठीक कर देगा। इमरान खान नहीं करेगा तो कौन ठीक करेगा? एक जमाने में रहील शरीफ साहब थे, वो सब ठीक कर देते थे, या बाजवा साहब वो ठीक कर देते थे। तो ये जो इमरान खान की प्रॉब्लम है सर, दिस इज नॉट यूनिक टू पाकिस्तान अलोन। ताहिर साहब, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, दिस इज नॉट यूनिक टू पाकिस्तान अलोन। दिस इज unfortunately most of the Muslim countries have this problem, where
where institutions are weak, but where individuals are very strong. And थोड़ा सा कि ऑल ओवर द वर्ल्ड एक साइकोलॉजी भी बन गई है मुस्लिम्स की कि एक जबरदस्त आएगा मर्द मोमेंट टाइप का कोई गाजी आएगा जो सब कुछ ठीक कर देगा. तो दे आर वेटिंग फॉर दैट मर्द मोमेंट. अब ये मर्द मोमेंट तो नहीं है, तो ऐसे ही है, कंडम लोग हैं. अभी क्या करेंगे हमें नहीं पता, लेकिन है ऐसी थॉट फिलोसफी. जी मेर साहब, आपने जो बात की वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि ये मसला हमें आलम इस्लाम में नज़र आता है, लेकिन हमें कुछ बेहतरी भी नज़र आ रही है. मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में ये मसला अभी भी बहुत है, मगर मर्द मोमन की तलाश बांग्लादेश में भी मुझे नज़र नहीं आती, इंडोनेशिया में भी नज़र नहीं आती, मलाइशिया में भी नज़र नहीं आती. गल्फ़ स्टेट्स और के ऐसे किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, वहाँ पर तो एक बात तय है कि मर्द मोमन की उन्हें कोई तलाश नहीं है, वो ऑलरेडी उनके पास कोई ना कोई मर्द मोमन होता है. लेकिन इमरान ख़ान की सूरत में अगर हम पाकिस्तान पे सिर्फ फोकस करें तो पाकिस्तान में इमरान ख़ान को डेमोक्रेसी का आजकल चैम्पियन समझा जा रहा है, मतलब उनके चाहने वाले उनको समझते हैं, मगर वो भी डेमोक्रेसी के कोई चैम्पियन नहीं है. वो भी सिर्फ अपनी मर्ज़ी का निज़ाम वहाँ लाना चाहते हैं. तो आपको क्या ये हकीकत नज़र आती है कि इस वक्त पाकिस्तान इस मर्द मोमन की तलाश में फंसा हुआ है? सर मैं आपको बता दूं, आपने माफ कीजिएगा, मैं पहले पिछले क्वेश्चन में जाता हूं जी. जैसे कि मिलिट्री कू बांग्लादेश में भी हुआ था सर, वहां पे भी मर्द मोमन की तलाश थी, लेकिन वो फिर मामला फ्लॉप हो गया सर. बांग्लादेश में उन्होंने खुद अपने फादर ऑफ द नेशन को उनकी मिलिट्री ने गोली मार दी सर. शेख हसीना के फादर को, उसको उसकी हत्या कर दी थी सर, शेख हसीना के फादर की, जो सर जी शेख मुजीबुर रहमान. शेख मुजीबुर रहमान से माफ कीजिएगा. एक तो बंगा जिनको कहते थे, आई वाज लुकिंग सर्चिंग फॉर द वर्ड बंगा बंधु. जी तो बंगा जिनको कहते थे उनको मार दिया. मलेशिया में भी सर वो जो पहले वाला दसरो उसको ही वाज आल्सो, वो भी अपने आप को एक स्ट्रांग मैन की कश्मीर के ऊपर एक टाइप का कि मैं अपनी तरफ से कुछ कर सकता हूं क्योंकि मेरे हाथ में इख्तियार है. कमिंग बैक टू पाकिस्तान, जो आपने बोला कि अपने आप को डेमोक्रेटिक समझता है इमरान खान सबसे बड़ा, और उसके जो फॉलोअर्स हैं सर, उसके फॉलोअर्स तो दिमाग से पैदल हैं. आई डोंट हैव मच रिस्पेक्ट फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉलोअर्स, क्योंकि मुझे ना इनकी लीडरशिप इंटेलिजेंट. देखिए, करप्ट नहीं है वो अलहदा बात है सर. इमरान खान ने भी करप्शन का बहुत साथ दिया है, फरागोगी का कॉज चैंपियन करके, ठीक है ना, और बाकी लोगों ने भी करा, ऐसी बात नहीं है. ठीक है, हम ये कह सकते हैं इमरान खान थोड़ा सा कम करप्ट है, राइट. तोशा खाना का केस भी छोड़ दीजिए, फरागोगी का भी केस छोड़ दीजिए, हम कहते हैं इमरान खान थोड़ा सा कम करप्ट है. या हम कह सकते हैं कि पर्सनली उस लेवल का करप्शन इमरान खान ने नहीं करा जिस तरीके का शरीफ ब्रदर्स ने करा या फिर जरदारी मिस्टर 10% ने करा. प्रॉब्लम यह है कि इस आदमी में बुद्धि नहीं है सर. इमरान खान इज नॉट अ वेरी इंटेलिजेंट मैन. ये चालाक टाइप का है. देखिए, जो बुद्धि होती है ना हाथी में होती है, ये लोमड़ी टाइप का है सर, ये चालाक टाइप का है. ही इज नॉट अ वेरी इंटेलिजेंट मैन. इसमें स्टेट्समैन लाइक क्वालिटी नहीं है, स्टेट्समैनशिप नहीं है इसमें से, कि जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, वो बुद्धिमान थे, ही हैड विजडम. इमरान खान डज नॉट हैव विजडम सर. वो लोमड़ी की तरह चालाक है, सर्वाइवर है वो. इसको काटा, इसको गाली दी, इसको प्रेशराइज करा किसी तरीके से. अब ये कैसी डेमोक्रेसी है सर, जहां पे एक आदमी ये कहता है कि मैं डिफाइन करूंगा डेमोक्रेसी क्या है. उसने सुप्रीम कोर्ट की बात मानने से बंद कर दिया. वो अपनी आर्मी चीफ को और आर्मी को गाली दे रहा है. चलिए कोई बात नहीं. वो ऑपोजिशन पार्टीज को मानने को तैयार नहीं है. वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान से बात करने को तैयार है, लेकिन वो अपनी ऑपोजिशन पार्टीज जो अब रूलिंग पार्टीज है उनसे बात करने को तैयार नहीं है. जब वो पावर में था तो उनसे बात करने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो ऑपोजिशन में थे. उसने बोला था मैं चोरों से बात नहीं करूंगा, चाहे मैं दहशतगर्दों से बात कर लूं. तो सर ये आदमी कंफ्यूज नहीं है सर, ये लोमड़ी टाइप का इंसान है. इमरान खान जो लोमड़ होता है ना, लोमड़, ये मुझे तहरीक इंसाफ वालों से यही प्रॉब्लम है. तुम अगर पैसा खाओगे तो ठीक है, तुम खाओ, तुम्हारे मुल्क का पैसा, मेरा क्या लेना देना उससे. एटलीस्ट बी स्लाइटली, दे हैव नो इंटेलेक्चुअल डेप्थ एट ऑल. ये पैदल हैं सब लोग सिर्फ दिमाग से. ये छोटे छोटे इमरान खान घूम रहे हैं वहां पे. इनको लगता है ये मसीहा है और ये जो कर रहा है. इंडिया के लिए बोथ साइड्स ऑफ द ब्रेड आर बटर्ड सर. देखिए, इमरान खान सरकार को लताड़े मार रहा है, अपनी आर्मी को पूरे उसने सारे महकमों में हिला रखा है बुरी तरीके से. ये भी इंडिया के लिए अच्छा है. वो ऑपोजिशन में, जिस दिन वो पावर में आ जाएगा उस दिन और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि फिर वो पावर में बैठ के सबको लताड़ेगा. जो बंदा एक कमजोर पोजीशन, मैं कह रहा हूं कमजोर पोजीशन बिकॉज ही इज एन ऑपोजिशन,
उसके पास स्टेट पावर नहीं है इमरान खान के पास। जो बिना स्टेट पावर के पाकिस्तान की जड़ें काट रहा है, वो समझ लीजिए स्टेट पावर आने के बाद किस तरीके से जड़ें काटेगा, आप ये समझ लीजिए। और तब समझ लीजिए कि अगर उसके पास ऐसा आर्मी चीफ हुआ, अगर पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो गए सर, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस अगर पाकिस्तान में हो जाते हैं और एक ऐसा आर्मी चीफ हो जाता है नवंबर में जो इमरान खान के खिलाफ हो, और इमरान खान फिर प्रधानमंत्री बन जाता है देश का, फिर आप सोचिए कितना बड़ा क्लैश होगा। तो ये जो बाकी लोग जो कहते हैं पाकिस्तान में कि इंडिया बलोच को सपोर्ट कर रहा है और इंडिया तहरीक तालिबान पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, और इसको इंडिया को क्या जरूरत है सपोर्ट करने की सर? पीटीआई काफी नहीं है सर? ये आपको क्या लग रहा है सर, ये क्या कर लेंगे बलोच और क्या कर लेंगे तहरीक तालिबान पाकिस्तान? इनकी क्या औकात है, इनकी क्या औकात है, क्या कर लेंगे? ये बैठा है ना अपना जमूरा सर, ढोल ढोल पीट रहा है, डगडगी बजा रहा है, पूरे मुल्क को इसने नचा रखा है बुरी तरीके से। वेल एंड गुड। जी, आपने कहा कि अपोजिशन में बैठ के ये इंडिया का पर्पस सर्व कर रहा है। आपको याद होगा कि ये कोई चंद महीने पहले ही प्राइम मिनिस्टर थे, 4.25 साल प्राइम मिनिस्टर रहे, तब भी एक तरह से इन्होंने इंडिया का पर्पस जो है ना सर्व किया। इसकी वजह ये थी कि ना तो ये पाकिस्तान में इकनॉमिक बेहतरी कर सके, ना ये कोई पॉलिटिकल रिफॉर्म ला सके, और किसी वादे को जो उन्होंने 2018 से पहले किए थे ये कीप कर सके। अच्छा, इस वक्त इमरान खान जलसों में बार बार भारत का बहुत जिक्र करते हैं, बहुत तारीफ़ करते हैं, कहते हैं भारत एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। तो एक भारतीय होने के नाते आपको क्या महसूस होता है कि इमरान खान की ये जो तारीफ़ें हैं भारत के लिए आपको अच्छी लगती हैं, या कैसे महसूस करते हैं आप? सर ये आदमी हल्का है, ये पेपर वेट है सर। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए खुदा होगा, खुदा का दर्जा रखता होगा, इंडिया में इसको कोई सीरियसली लेता नहीं है। उसका रीजन है सर, जो मर्द सर जबान का पक्का नहीं, वो मर्द किस काम का सर, वो मर्द कैसा? ये सवेरे कुछ बोलता है, शाम को पलट जाता है, फिर क्या फायदा सर? पहली चीज ये। दूसरी चीज ये, जो बंदा मोदी जी को रोज गालियां देता था, रोज मोदी जी की तारीफ करता है। मुझे आज तक लॉजिक समझ में नहीं आया। इंडिया की तो फॉरेन पॉलिसी, जयशंकर साहब भी तब भी थे जब ये प्राइम मिनिस्टर था, मोदी जी भी तब भी थे, वही टीम है, वही फॉरेन पॉलिसी है। अलग क्या कर दिया भारत ने? भारत ने तो कुछ अलग नहीं करा। तो ये तो फ्रंट फुट पे पहले भी छक्के मार रहे थे जयशंकर साहब। ये जयशंकर साहब की वीडियो अपने जलसे पे लगा रहा है। देखिए साहब, ऐसा है ना, इमरान खान के कुछ कहने से ना भारत को फर्क पड़ा, ना इमरान खान कल कुछ कहेगा भारत को फर्क पड़ा। ये भारत को गाली दे, मोदी जी को गाली दे, उनकी तारीफ करे, भारत से कभी कोई रिस्पॉन्स आपने देखा सर? आप बताइए कि आपने कोई रिस्पॉन्स देखा भारत की तरफ से कि इंडिया ने कोई रिस्पॉन्स कर दिया हो कि जनाब आपने बड़ा तीर मारा है और हम आप बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, या आपने कुछ ऐसी बात बोली हमारे दिल को चुभी, हम इसको कंडेम करते हैं? यू वुड नेवर हैव हर्ड एनी स्टेटमेंट फ्रॉम इंडिया। व्हाई? इवन व्हेन ही वाज द प्राइम मिनिस्टर, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इंडिया की तरफ से कोई जवाब गया सर? नहीं गया, एक जवाब नहीं गया, एक ट्वीट नहीं गया इंडिया की। क्यों? क्योंकि इंडिया इसको इस लायक नहीं समझता। एक हिंदी में कहते हैं सर, आई डोंट नो पाकिस्तान में ये कहते कि नहीं कहते, जो कहते हैं ना छिछोरे की, यार इसके मुंह मत लगो। डू यू अंडरस्टैंड दिस? या बिल्कुल ऐसा एक्सप्रेशन हमारे पाकिस्तान में भी है। हाँ, तो इंडिया में यही है सर। इंडिया की सरकार कहती है इसके मुंह लगने का फायदा नहीं है, ये हल्का आदमी है, इस आदमी में वजन नहीं है। ये देखिए, जो करप्शन करे, नवाज शरीफ करप्शन करे, अपने मुल्क में कर रहा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, पाकिस्तानियों को लेना देना होगा। हम तो ये कहते हैं सर कि जब आपको भगवान ने एक कुर्सी पे बैठाया है, ऊपर वाले ने आपको इज्जत दी है, तो आपको उस कुर्सी की गरिमा रखनी चाहिए। कुछ रेड लाइंस होती हैं जो आपको क्रॉस नहीं करनी चाहिए। एक तरीका होता है बात करने का। मेरा आपका कितना भी इख्तलाफात हो सर, कितनी भी दुश्मनी हो, ठीक है, पर मुझे आपकी इज्जत करनी चाहिए कि आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, आप मेरे सीनियर हैं। आई हैव टू रिस्पेक्ट यू। मैं आपका नाम लेके आपसे बात नहीं करूंगा सर, मैं एक दायरे में आपसे दुश्मनी करूंगा या आपसे इख्तलाफात करूंगा, एक दायरे में करूंगा। इमरान खान को दायरे नहीं आते, और उसको ये बात समझ में नहीं आई कि उसने पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है, पाकिस्तान की राजनीति है, उसको इस नहज पे लाके खड़ा कर दिया कि दूसरी पार्टी भी अब ऐसी बन जाएगी सर, उसके भी दायरे नहीं होंगे। अब आप देखिए, नवंबर में आर्मी चीफ का मामला क्लियर हो जाएगा, या तो बाजवा साहब को एक्सटेंशन मिलेगा, नहीं मिलेगा। वैसे ही बाजवा साहब मना कर चुके हैं, मुझे एक्सटेंशन नहीं चाहिए। अगर कोई और आर्मी चीफ आ जाता है जो इमरान खान के अगेंस्ट है, जो कि मोस्ट लाइकली है, क्योंकि फैज हमीद साहब तो बनने नहीं वाले, जहां तक अभी तक मुझे समझ में आ रहा है। हो सकता है बन भी जाए पाकिस्तान में सर, यू कैन नॉट से एनीथिंग। लेकिन आज की तारीख में मैं कहता हूं कि अगर कोई आ जाता है ऐसा बंदा जो इमरान खान को सर कॉलर से पकड़ लेता है, आर्मी चीफ, ठीक है ना, मुझे पता है क्या लगता है सर, ये बाजवा साहब इसलिए भी नहीं कर रहे क्योंकि बाजवा साहब को पता है कि 1-1.5 महीना बाकी है उनका।
मुश्किल से 2 महीना बाकी है बाजवा साहब का, इसलिए बाजवा साहब कुछ कर नहीं रहे इसमें. ही डज नॉट वांट टू गेट इन्वॉल्व टू मच, बिकॉज वो न्यूट्रल करके सब लोग धीरे करके वो ही वांट्स टू ईदर फेड आउट. अगर बाजवा साहब ये बोल दें कि हाँ अगले 3 साल तक मैं ही रहूंगा आर्मी चीफ और मुझे 3 साल का एक्सटेंशन मिल रहा है, सर इसका, और ये पता है पुश कर रहा है इमरान खान, ये पुश कर रहा है नवाज शरीफ को कि नवाज शरीफ लंदन में बैठा हुआ कुछ ऐसा कर दे कि नहीं 3 साल बाजवा साहब और आप रहो, आप चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं, आप जरा इसको बैंड हो जाओ. फिर आईएसआई और आईएसपीआर और बाजवा साहब मिलके मैं बता रहा हूं सर, इसको लोमड़ी वाली मार पड़ेगी इमरान खान को. तो इमरान खान जो हम कहते हैं ना सर, हम कहते हैं पाकिस्तान का, इंडिया का सारी दोस्त है. जैसे मैंने कई बार बोला, दोस्त मेरा कहने का क्या मतलब है सर, क्योंकि पाकिस्तान को नुकसान कर रहा है इसलिए, पर दोस्त इस लायक नहीं है ये हमारा कि इंडिया इसको अपनी बगल वाली कुर्सी में बैठाए. नहीं, अगर सांप आपके दुश्मन को काट रहा है तो उस एक्शन की वजह से सांप आपका दोस्त हो सकता है, लेकिन दोस्त का मतलब ये नहीं कि आप सांप को आप अपने पैरों के पास बैठा लेंगे या बगल वाली कुर्सी बैठा लेंगे. सांप उस लायक नहीं है. तो इमरान खान, देखिए इमरान खान व्हेन ही वाज प्राइम मिनिस्टर सर, उसने कितने ट्वीट करे मोदी जी के खिलाफ, भारत के खिलाफ, हिंदुत्व ये, हिंदुइज्म ये, भारत ये, फलाना ढिमका आरएसएस. एक जवाब नहीं किसी ने दिया, क्योंकि ये इंडिया की पॉलिसी बन चुकी है इमरान खान को लेके कि इस आदमी के मुंह नहीं लगना. ठीक है सर, आप, एक कहावत है ना, एक इंग्लिश में कहावत है, मैं उर्दू और हिंदी में उसका अनुवाद कर दूं सर, तर्जुमा कर दूं कि अगर आप मट्टी में, जैसे सुअर होता है ना सर, गंदा जानवर है वो मट्टी में होता है, अगर आप सुअर के साथ कुश्ती करेंगे ना सर, अगर आप सुअर के साथ कुश्ती करेंगे तो सुअर को तो मजा आएगा बड़ा, क्योंकि वो तो मट्टी में रहता है, लेकिन आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे. तो इंडिया ने फैसला कर लिया कि भाई हमें सुअर के साथ कुश्ती नहीं लड़नी, कि ही इज एंजॉयिंग इट. वो तो मट्टी में रहता है इमरान खान सर, वो कीचड़ में रहता है, उससे क्या हमने करना, वो तो गंदा आदमी है सर, वो कभी भी मुंह से कुछ बोल देगा. सो वी वुड लाइक टू सिट एंड टॉक विद पीपल हु बिहेव लाइक हेड्स ऑफ स्टेट. आप पीठ पीछे कुछ करें सर, आप पीठ पीछे जंगल में आग लगाएं, वो आपकी मर्जी है, आपका मुल्क है, लेकिन जब आप आमने सामने बात करें, सो देयर शुड बी अ फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट सर. एक इज्जत वाली चीज होनी चाहिए कि साहब हम, वी आर टॉकिंग अबाउट रिस्पेक्ट, हम आपस में इज्जत वाली बात करेंगे. तो ये चीज होनी चाहिए जो इमरान खान में नहीं है. वो बेसिक डिप्लोमेटिक कर्टसी नहीं है उसमें, वो कंटेनर के ऊपर ही चढ़ा रहता है. तो ये दिस इज, उसके मुंह नहीं लगना सर किसी ने. देखिए, इमरान खान ने वाज़े तौर पर लगता है कि पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है. जितना अरसा वो इक़्तिदार में रहे, अब वो अपोजिशन में रह के बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं. ये तो है पाकिस्तान का मंजरनामा. ऑन द अदर हैंड भारत में हम देखते हैं कि जो भारत की इकॉनमी है वो इतनी तगड़ी होती जा रही है, और 16% प्लस का अभी वो इस क्वार्टर में ग्रोथ रेट आया. और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात, ब्लूमबर्ग जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने भारत की इकॉनमी को 5वीं बड़ी इकॉनमी डिक्लेयर कर दिया. बरतानिया से, यूके से बड़ी इकॉनमी डिक्लेयर कर दिया. तो इस वक्त जो भारत में डेवलपमेंट हो रही है मेरे साहब, वो आप कैसे देखते हैं? सर मुझे ऐसा लगता है कि ये, देखिए डेवलपमेंट भारत में आज से नहीं हो रही, पहले से हो रही है सर. मैं आपको बताता हूं हुआ क्या मोदी जी के आने से. ये जो भारत में लिबरलाइजेशन हुआ, ये तो मनमोहन सिंह साहब के टाइम से चल रहा है, अर्ली 90s से. तो ये मोदी जी ने तो नहीं करा. मोदी जी ने क्या करा है सर कि मोदी जी इज अ टिपिकल प्रोजेक्ट्स गाय. ही इज अ माइंडसेट से ना, ही इज अ प्रोजेक्ट्स गाय. और मैंने उनको ध्यान से पढ़ा है, उनके एक्शंस को मैंने ध्यान से एनालाइज करा. आज मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं. मोदी जी किसी एक चीज को लेकर ना प्रोजेक्ट की तरह लेते हैं एक चीज को, फिर अपनी टीम बनाते हैं, वो जो कि कैपेबल टीम है, ऑनेस्ट टीम है, 16-18 घंटे काम करेगी. फिर पर्सनली उसको मॉनिटर करते हैं और टीम को बोलते हैं कि तुम्हें काम करने के लिए क्या चाहिए. फंड्स चाहिए, अथॉरिटी चाहिए, मेरा इंटरवेंशन चाहिए, बाहर से कुछ चाहिए, कुछ भी टेक्नोलॉजी चाहिए, तुम्हें काम करके दो. मोदी जी का माइंडसेट एक प्रोजेक्ट्स वाले बंदे का है. तो ही नोज हाउ टू, एग्जीक्यूशन के मास्टर हैं सर वो. अब वो इकोनॉमी के ऊपर जो 13-13.5% का मैंने सुना पिछले क्वार्टर में जो ग्रोथ हुई थी, उसकी चाबी सर क्या है? ही हैज अंडरस्टूड दैट दिस इज अ रिक्वायरमेंट. अब वो इसके पीछे पड़ गए सर मोदी जी. प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, मैंने शायद आपको बताया नहीं बताया, वहां पे लाइट्स ऑफ नहीं होती. एक जमाने में 8 घंटे के बाद रात को लोग चले जाते थे, यहाँ 24 घंटे पीएम ऑफिस में लाइट खुली रहती है.
जब प्राइम मिनिस्टर को खुद नींद नहीं आती तो बाकी टीम को भी नींद नहीं आती, वो भी जगह रहते हैं, ये भी जगह रहते हैं, सबका। सो थिंग्स आर हैपनिंग एट अ फ्रेंटिक पेस। उन्होंने क्या करा मैं आपको बताता हूं सर। बेसिकली प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह करा कि चाबी भर दी है सिस्टम में। मैं सच बात बताता हूं, कुछ चीजें हैं जो जेन्युइनली इन्होंने नई लेकर आए हैं, जो कि बहुत जबरदस्त है सर। कि जैसे डायरेक्टली लोगों के अकाउंट में पैसा चला जाता है, मिडिलमैन को काफी हद तक उन्होंने खत्म कर दिया। ये सब चीजें उन्होंने बढ़िया करी हैं, गरीब आदमी के फायदा पहुंचा एक तो। लेकिन ओवरऑल जो प्रधानमंत्री मोदी ने करा है सर, जिसको कहते हैं ना एक्सीलेटर पे पैर रखना, उनका इतने सालों से सर 6 साल हो गए उनको, पहले 4 साल, अब 2 साल और हो गए, 2024 में चुनाव है, उनका एक्सीलेटर से पैर नहीं हटता मोदी जी का। उनका पैर रहता है, वो इनफैक्ट खड़े हो जाते हैं एक्सीलेटर के ऊपर। सो दैट इज हाउ ही फंक्शंस। तो इसीलिए तेजी आप हर चीज में देखते हैं। फॉरेन पॉलिसी में तेजी है बिकॉज ही इज मॉनिटरिंग इट हिमसेल्फ, ही हैज चोजन द राइट पीपल इन हिज टीम, पॉलिसीज आर जबरदस्त पॉलिसीज हैं, एंड डिसीजन मेकिंग इज फियरलेस सर। 370-35 से हटाना है आप, ठीक है, आपकी जो खुशी है, आपको नहीं पसंद है वो आपके घर का मामला, अगर आपको नहीं पसंद है हटा दिया। वो अभी देखिएगा और 2-4 कानून लेकर आएंगे और देश में बहुत हो हल्ला होगा, हो सकता है आग लगे, कोई फर्क, चलो करते रहो। ही इज वेरी क्लियर हेडेड। उनकी टीम भी फिर उन्होंने ऐसी रख रखी है अपने साथ, वो ना सोने वाली। हम लोग मजाक में आपस में बोलते हैं कि इज गॉट इंसोम्निया, मोदी जी को ना नींद की भी उनको नींद आती नहीं। तो मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मोदी जी का ये जो करप्ट लोग हैं ना, उनके लिए मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो हम कहते हैं मोदी जी का नारा ये होना चाहिए, ना सोऊंगा ना सोने दूंगा, ना खुद मुझे नींद आती है ना तुम्हें सोने दूंगा, बेटा बैठ के 24 घंटे काम करो। और मोदी जी ने चाबी भर रखी सब में बुरी तरीके से। पीएमओ वाले हैं सर, आपके फॉरेन ऑफिस वाले हैं, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर वाले हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री वाले हैं, डिफेंस वाले हैं, होम वाले हैं, मतलब अक्रॉस दी स्पेक्ट्रम ऑफ हिज कैबिनेट सर। मतलब 220 पे गाड़ी भाग रही है। जी भाई साहब, आपके अपने आर्मी की एक्सपर्टीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। आपने अच्छा कहा कि भारत में डेवलपमेंट अरसे से हो रही है, लेकिन अब उसमें मोदी जी ने चाबी भर दी है, एक्सीलेटर पर पांव रख दिया है। लेकिन आर्मी के जो वेपनरीज़ हैं और जो मॉडर्न सारे का सारा साजो सामान है, अभी हमने देखा जो 17 साल पुराना प्रोजेक्ट था विक्रांत नेवल शिप का, वो हुआ। तो आपको डिफेंस के एरिया में जो तरक्कियां हो रही हैं वो आपको क्या मैसेज दे रही हैं? सर मैं तो बता रहा हूं, डिफेंस में जब से मोदी जी आए हैं, प्रोक्योरमेंट में इतना ज्यादा काम हुआ है। एक सबसे भला काम करा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के तोड़ के 7 टुकड़े कर दिए उनके। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड चला रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम से, आज से 250 साल पुराना बोर्ड है। उसका अभी भी ऑफिस कैलकाटा में। मैंने पूछा कैलकाटा में क्यों ऑफिस है? कैलकाटा इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल सिटी सर। हो सकता है, लेकिन रीजन होता है ना, जैसे बॉम्बे में स्टॉक एक्सचेंज है, क्यों है? बिकॉज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। तो मैंने पूछा उनसे कि भाई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का ऑफिस कैलकाटा में क्यों? तो बोला नहीं सर, वो ईस्ट इंडिया कंपनी जब से बनाया था तभी से है वो। सो ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम का है सर। अब आप समझ गए होंगे कितना पुराना है वो। तो एक जमाने में बहुत अच्छा काम करता था ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 में सारे वेपन सप्लाई एलाइड फोर्सेस के यहीं से होते थे, ये बनाते थे ये लोग अपनी फैक्ट्रीज में। बाद में कुछ कमी पेशी आ गई, काम नहीं हुआ, वो पूरा बदल दिया सर, उसको कॉर्पोरेटाइज कर दिया पूरा का पूरा। ही चेंज्ड एवरीथिंग सर, पूरी उसकी डायनेमिक्स चेंज कर दी। मैं आपको बताता हूं सर कि मैं आपको स्पेसिफिक केसेस बताता हूं। आर्मी की राइफल का मामला फंसा हुआ था। 18-20 साल से फौज बोल रही है कि इंसास राइफल को हटाओ यार, हमें समझ में नहीं आ रही। कारगिल के बाद तो खैर ज्यादा ही बोला फौज ने, लेकिन ये काम हुआ नहीं। अभी AK-203 आ रही है, और जो 6 आवर की 716 है सर, विच इज 716-51, एक बैटल राइफल है, वो आ चुकी है। वो तो मैंने खुद देखी अपने सामने। और AK-203 आ रही है, वो इसकी फैक्ट्री लग रही है इधर उत्तर प्रदेश में सर, अमेठी साइड में। नंबर 1। नंबर 2 सर, बुलेट प्रूफ जैकेट्स की बात कर लीजिए आप, हेलमेट्स की बात कर लीजिए आप, बात कर लीजिए सर ड्रोन्स की, आप आर्म ड्रोन्स की बात कर लीजिए, सर्विलेंस ड्रोन्स की बात कर लीजिए, चिनूक हेलीकॉप्टर्स हो गए सर, तेजस का जो एक्सेप्टेंस है, अर्जुन टैंक बहुत पुराना है सर, तेजस बहुत पुराना, आज का थोड़ा है, लेकिन जिस तरीके से इसका एक्सेप्टेंस हुआ है। अर्जुन टैंक तो तब भी था जब मैं फौज में आया था 1994 में, मैंने तब का देखा हुआ अर्जुन। लेकिन देयर वाज अ रिलक्टेंस इन द आर्मी बिकॉज ऑफ वेरी जेन्युइन रीजंस कि हम अर्जुन को नहीं लेंगे। वो अभी 2 या 3 रेजिमेंट्स और रेज हो रही हैं सर अर्जुन की, उसके लिए ऑर्डर्स चले गए हैं। और जिस तरीके से उन्होंने पता नहीं 15 या 20 हजार करोड़ का या 40 हजार करोड़ का कितने का एक अथॉरिटी दे दी वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को,
इमरजेंसी आप परचेजेस कर सकते हो आपके हाथ में, आपको कोई इसके लिए वो डिफेंस मिनिस्ट्री के थ्रू जाना नहीं, आप खरीदो आपको जो खरीदना है। बोफोर्स की जगह सर धनुष आ गया, और बोफोर्स भी है अभी, लेकिन धीरे 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 वो इज गेटिंग रिप्लेस्ड। M777 वो आ गया सर अमेरिका से, राइट सर। आप विक्रांत की आपने बात करी, INS विक्रांत की सर, INS वेला और भी शिप्स हैं सर, 34 या 35 36 शिप्स इंडिया में बन रहे हैं सर अंडर मेक इन इंडिया। उसमें सबमरीन्स भी हैं सर, सब कुछ है, फ्रिगेट्स हैं उसमें, डिस्ट्रॉयर्स हैं। आप एयरफोर्स में ले लीजिए सर, राफेल, यू आर अवेयर, राफेल आए हैं, चिनूक हेलीकॉप्टर्स आए हैं सर, तेजस का एक्सेप्टेंस हुआ है काफी हद तक, और भी हेवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट आए हैं, और इतनी सारी चीजें आई हैं सर, मतलब आर्मी नेवी एयरफोर्स में ईच एंड एवरी सिंगल डे स्नाइपर राइफल्स आई हैं सर, नया एमुनेशन है, पूरा स्ट्रक्चर चेंज करके धड़ाधड़ मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस चल रहा है। आई एम वेरी हैप्पी सर। मैं तो मैंने सोचा नहीं था एक्चुअली, बट अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा सर। मोदी जी को, उनकी मेहनत में कोई कमी नहीं है सर, मोदी जी की मेहनत में कोई कमी नहीं है, लेकिन पहले का बैकलॉग इतना ज्यादा है। अब मैं अगर बोलूंगा सर बात पॉलिटिकल हो जाएगी, फिर बोलेगी एक पार्टी की बात कर रहा है एंड ही शुड स्टिक टू डिफेंस, लोग ऐसा बोलते हैं, तो फिर मुझे भी ठीक है सर, मैं नहीं बोलूंगा, पॉलिटिकल बात हो जाएगी। लेकिन अभी भी मोदी जी को टाइम लगेगा सर, क्योंकि पीछे का जो बैकलॉग है ना 30-40 साल का, 30-40 साल का बैकलॉग सर, कोई भी इंसान हो, कितना भी केपेबल हो, मोदी जी जैसा केपेबल हो, वो सर 4-5 साल में, 6 साल में मुश्किल है। क्योंकि डिफेंस की चीजों का सर जो जेस्टेशन पीरियड होता है ना, वो बड़ा लंबा होता है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर को बनने में, आप ये देख लीजिए सर, ओनली फॉर एन एयरक्राफ्ट कैरियर सर, आप समझ लीजिए कि बनने में कितना 10, 12, 15, अभी 17 साल लग गए। तो वो होता है सर ऐसा, इट इज लाइक दैट। ये जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ वेपनरी है, इसके लिए पाकिस्तान तो टारगेट नहीं है। एक तो भारत का अपना जो इस वक्त वेट है वो दुनिया पे वो बन रहा है, लेकिन हमें ज़्यादा बड़ा मैसेज नज़र आ रहा है इसमें चाइना के लिए। आप एक आर्मी एक्सपर्ट होने के नाते इसको कैसे देखते हैं? सर मुझे लगता है कि ये जो खरीद फरोख्त चल रही है, बिल्डिंग अप ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, ये सिर्फ चाइना के लिए मैसेज नहीं है सर, ये मैसेज पूरी दुनिया के लिए है, अमेरिका के लिए भी है, यूरोप के लिए भी है, जो डेवलप्ड कंट्री उनके लिए भी है, कि इंडिया इज रेडी टू टेक ऑन अ लीडरशिप पोजीशन, अ पोल पोजीशन इन द वर्ल्ड सर। इकोनॉमी हमारी फास्टेस्ट ग्रोइंग बिग इकोनॉमी है सर इन द वर्ल्ड, फास्टेस्ट ग्रोइंग सर, और लोगों का कहना है कि अगले 5-7 साल में इंडिया विल बिकम द नंबर 3 इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड सर, behind China and the US. So this is also messaging from India. पाकिस्तान के लिए जाहिर सी बात नहीं है सर, बिकॉज पाकिस्तान के लिए हम INS विक्रांत क्यों बनाएंगे सर? पाकिस्तान के पास तो, बेचारों के पास आई थिंक डिस्ट्रॉयर भी नहीं है सर। एयरक्राफ्ट कैरियर तो बहुत बड़ी बात है, डोंट इवन हैव अ डिस्ट्रॉयर, प्रॉपर डिस्ट्रॉयर सर। बट दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट सर, वो जरूरी बात नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज है कि चाइना यस, बट ऑल्सो द फैक्ट दैट यू हैव टू बी सीन ग्लोबली एज अ पावर सर, एज एन इमर्जिंग सुपर पावर। उसके लिए यू हैव टू बिहेव लाइक अ सुपर पावर, एंड इंडिया स्टार्टेड बिहेविंग लाइक अ सुपर पावर। तो ये जो हम लोग इतना कर रहे हैं सर, कि हम खर्चा कर रहे हैं वेपन सिस्टम्स पे, आर्मी में थिएटर कमांड्स की बात कर रहे हैं, ये सब, ये चाइना के लिए मैसेजिंग तो है ही। दिस इज एक्चुअली मैसेजिंग फॉर द एंटायर वर्ल्ड दैट इंडिया हैज अराइव्ड ऑन द वर्ल्ड स्टेज एंड इंडिया विल टेक लीडरशिप पोजीशन सर। और इसके लिए इंडिया तैयार है। वी हैव फॉर्चुनेटली सर गॉट द लीडरशिप, जो एक बोल्ड लीडरशिप है, एक डेयरिंग लीडरशिप है, और गॉड विलिंग हो जाएगा सर। व्यूज़ बातचीत सुन रहे थे आप मेजर गौरव आर्या जी की, और मेजर गौरव आर्या जी का चाणक्य फोरम एक बहुत ही अहम थिंक टैंक है। आप इसके एंड्रॉयड, एप्पल के जो ऐप्स हैं वो डाउनलोड कीजिए। इसके साथ साथ आप टैग टीवी को भी सब्सक्राइब कीजिए, और टैग टीवी को आप रॉको, एप्पल, एंड्रॉयड और अमेज़ॉन पे भी देख सकते हैं। आप ये सारे ऐप भी डाउनलोड कीजिए, और आप हमें कंट्रीब्यूट करना चाहें तो नीचे जो पट्टी चल रही है उसमें paypal.me/tagtv international और patreon.com/tagtv या क्रेडिट कार्ड के ज़रिए आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आज का तजिया मेरे साथ और मेजर गौरव आर्या जी के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया।
Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.